नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में के बारे में एक शॉर्ट में। ठीक है, देखो आप लोगों को मैं वही चीज़ें इसमें पढ़ाने वाला हूं जो चीज़ें आपके एग्जाम या कभी क्वेश्चन आई हैं या कभी क्वेश्चन इससे ही आने की संभावना है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं डी एंड एफ ब्लॉक को अलग से पढ़ने की क्यों जरूरत होती है। सबसे पहली बात, जितने आम नियम हैं अकार्बनिक रसायन के, जितने आम रूल्स हैं, जनरल रूल हैं, वो सब आके यहाँ पे फेल हो जाते हैं, जिसको आप सब एक्सेप्शन या अपवाद का नाम देते हैं। असलियत में बात कुछ और होती है, लेकिन सब कोई समझ नहीं सकता इस बात को बच्चों, तो इसको सब लोग क्या कह देते हैं कि एक्सेप्शन है, यानी कि अपवाद है ये। कोई बात नहीं, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं बता रहा हूं, जैसे आम रूल हम लोग पढ़ते हैं ना कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है या जिसको आयनन विभव बोलते हैं, वो ग्रुप में ऊपर से नीचे जब आते हैं तो घटता है। ठीक, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता, जब ये हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो घटता है। ये सारे आम नियम हैं जो कि हम लोग किसमें पढ़ते हैं मेरे बच्चे, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में, एस ब्लॉक के तत्वों में और पी ब्लॉक के तत्वों में। डी ब्लॉक में कुछ अलग चीजें होती हैं, तो उनको पढ़ने के लिए हमें उन्हें अलग तरीके से एड्रेस करना होगा। तो हम उसे अलग तरीके से एड्रेस करेंगे और हम उन्हें सॉल्व करेंगे यहाँ पे। लेकिन फिर से मैं बता रहा हूं, ये वन शॉट एक शॉट में ये वीडियो है, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि आप जितना सिलेबस में है सब इसमें पढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। लेकिन हम वो चीजों को फोकस करेंगे जिससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारा जो डी ब्लॉक होता है वो कहां से शुरुआत होती है डी ब्लॉक की। तो बेटा डी ब्लॉक की शुरुआत होती है फोर्थ पीरियड से, यानी कि चौथे आवर्त से। एक बात बताऊं, फोर्थ पीरियड में डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, फिफ्थ में होते हैं, सिक्स्थ में होते हैं और सेवंथ में होते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, फोर्थ आवर्त होता है, फोर्थ पीरियड होता है जिसमें डी ऑर्बिटल के तत्व शुरू होते हैं, डी ऑर्बिटल के एलिमेंट शुरू होते हैं। लेकिन जो ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं वो ऑर्बिटल होता है n-1d। जैसे अगर फोर्थ पीरियड के डी ऑर्बिटल को देखोगे तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन 3d में भरा जाएगा। तो फोर्थ पीरियड के जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनको बोला जाता है मेरे बच्चे 3d सीरीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 3d सीरीज, या सिर्फ 3d के तत्व। जो फिफ्थ पीरियड के जो मेंबर्स होते हैं, फिफ्थ पीरियड के जो सदस्य होते हैं, उनको बोला जाता है 4d सीरीज। ठीक है, समझे? फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ को बोला जाता है 5d सीरीज और सेवंथ को बोला जाता है 6d सीरीज। हमें सारी चीजें नहीं पढ़नी है, बस आप लोग एक जनरली ऐसे देख लीजिए। अच्छा, यहां पे मैंने देखा होगा तुमने किसी पे मैंने एक तारा बनाया है, एक स्टार बनाया है, किसी में एक तारा बनाया है। ये नोट्स आपको एज इट इज मिलेंगे, इससे पढ़ के चीर देंगे एग्जाम को आप लोग, जो भी क्वेश्चन आएगा। और कहीं मैंने जैसे यहां पे देखो सिंगल स्टार बनाया है, ठीक है, लेकिन मैंने एक जगह पीडी में मैंने क्या बनाया है, पीडी में मैंने बच्चे 2 स्टार्स बनाए हैं। कितने स्टार बनाए हैं? 2 स्टार्स बनाए हैं। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ना? 2 स्टार पीडी में, कॉपर में, एनबी, क्रोमियम, इन सब में मैंने सिंगल स्टार बनाया है। अब इसका मतलब क्या है, ये आपको एज इट इज चला जाएगा आपके पास नोट्स, और आपको इन नोट्स से ये सारे एलिमेंट्स को एक बार सरसरी निगाह दौड़ाइएगा। याद मत करिएगा, समय नहीं है, याद नहीं करना है, बस सरसरी निगाह दौड़ानी है और अपने मन में रिकॉल करना है कि कौन सा एलिमेंट किस सीरीज का है। ठीक है, कोई पूछ रहे मॉलिब्डेनम किस सीरीज का है, तो बस इतना हो, एकदम ना याद हो, बस इतना हो कि आपको याद आ जाए देख के कि 4d सीरीज का मेंबर है। बस इस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए अगले टर्म पे हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? सामान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या सामान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि
कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसकी मदद से पूरे के पूरे डी ब्लॉक के तत्वों को हम वर्गीकृत कर सके, हम उन्हें क्लासिफाई कर सकें। मतलब जैसे देखो, वैसे तो जो तुम्हारा ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो सबके लिए अलग अलग होता है मेरे बच्चे। सारे एलिमेंट्स के लिए जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे देखिए, अगर किसी परिवार में, ठीक है, 8 लोग हैं, किसी भी फैमिली में, किसी भी परिवार में मान लो 8 लोग हैं, तो देखिए सबके नाम अलग अलग होंगे, लेकिन अगर उनका एक जनरल नाम होता है, उनका एक आम नाम होता है, यानी कि जो उनका सरनेम होता है, ठीक है। अगर जैसे अब मान लो कोई शादी उदी में जाते हैं, तो जैसे शादी उदी में देखते होंगे गाड़ियों के पीछे चिपका रहता है। अब वहाँ ये नहीं लिखा रहता है कि बब्बन पांडे, सैलू पांडे, श्वेता पांडे, ये सब नहीं लिखा रहता, सीधे लिखा रहता पांडे परिवार। क्यों? वो दर्शाना चाहता है कि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में कौन कौन शरीक हुआ है, पूरा पांडे परिवार शरीक हुआ है। तो पांडे जो है मेरे बच्चों, वो दर्शाता है कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरह समझ सकते हैं कि वो एक जनरल नाम जो है वो सुझाव देता है, बाकी सबके नाम अपने अपने होते हैं। उसी तरह हर एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो अलग अलग होता है मेरे बच्चे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि आम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वो होता है n-1 डी 1 से लेके 10 तक और ns0 0 से लेके 2 तक, ठीक है। ठीक है, हाँ, तो देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका? डी ब्लॉक का, डी ब्लॉक के तत्वों का। डी ब्लॉक के तत्वों का देखो क्या होता है, n-1 डी 1 से लेके 10, ns0 से लेके 2 तक होता है, ठीक है। इनके बीच में कुछ हो सकता है। अब देखो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं मेरे बच्चों कि एटॉमिक नंबर 20 के बाद आपका क्या शुरू होता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट शुरू होते हैं, ठीक है। जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, उसके बाद से शुरू होता है आपके डी ब्लॉक के तत्व शुरू होते हैं। देखो एक बात मैं आपको बता देता हूं, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आमतौर पर ज्यादातर जो तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, पहले ns में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएंगे, ठीक है। पहले ns के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएंगे, उसके बाद बाकी जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनको n-1 डी में भरा जाएगा, ठीक है। लेकिन जिनके सामने मैं स्टार लगाया हूं मेरे बच्चे, जिनके सामने मैं जिन तत्वों के सामने मैंने स्टार लगाया है, वो एलिमेंट में अलग तरीके का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने को मिलेगा। उनके जिनमें सिर्फ स्टार लगाया है, आप लोग अपनी कॉपी निकालिए, स्टार वालों को नोट करिए, सबका नाम नोट करिए और याद रखिएगा उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 नहीं होगा, पहले ns1 होगा, उसके बाकी जितने इलेक्ट्रॉन बचे होंगे उनको किस में भेज दोगे, n-1 डी में भेज दोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे आपको भी ns और n-1 डी भरना है और आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10, और अगर उसके सामने स्टार लगा है तो आप क्या करेंगे, 11 इलेक्ट्रॉन है अगर मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपको 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, आपके पास भरने के लिए कौन कौन है, ns है और n-1 डी है। तो अगर आमतौर पर आप भरेंगे तो ns में 2 भरेंगे, ठीक है साहब, और n-1 डी में कितने बचे, 9 बचे, तो 9 इसमें n-1 डी में भर देंगे। लेकिन अगर उसके सामने स्टार लगा है तो ns के अंदर 1 भरिए, बाकी 10 बचे हैं वो किस में भर दीजिए, n-1 डी में भर दीजिए। लेकिन जिसके ऊपर एक ही के ऊपर डबल स्टार लगा के रखा है, मैंने पीडी के ऊपर डबल स्टार लगा के रखा है, ठीक है। पीडी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है मेरे बच्चे, इसमें याद रखिएगा जितने भी आपको इलेक्ट्रॉन ns और n-d में भरने हैं उसमें से ns में आप 0 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, एक भी इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आप नहीं भरेंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस में डाल देंगे, n-1
1d में डाल देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे, जैसे मान लीजिए आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद से 10 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। जैसे उसके बाद मान लीजिए आपको 10 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, भरना है, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन टोटल भरने हैं। अब अगर 10 इलेक्ट्रॉन टोटल भरने हैं किसमें, ns में और n-1d में। अगर कोई स्टार नहीं लगाया है नोट्स में तो आप क्या करेंगे, 2s में भर देंगे और बाकी 8 किस में भर देंगे, n-1d में। अगर स्टार लगाया है तो 1s में भरेंगे और 9 भर देंगे किसमें साहब, n-1d में। लेकिन अगर डबल स्टार लगाया है किसी एलिमेंट के ऊपर, तो यानी कि अगर 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो ns में 0 भेली यानी कि 0 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, एक भी इलेक्ट्रॉन आप वहां नहीं भरेंगे, और 10 के 10 इलेक्ट्रॉन आप किस में भर देंगे, n-1d में भर देंगे साहब। ठीक है, तो ये मामला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लियर हो गया भाई साहब। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं साइज की यानी कि किसकी, आकार के बारे में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा मैं पहले पढ़ता हूं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। अलोंग द 3D सीरीज इट डिक्रीजेज अप टू क्रोमियम बिकॉज जेड इफेक्टिव इंक्रीज ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी सबसेल इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम टू कॉपर इट बिकम्स ऑलमोस्ट कंपेरेबल, देन from copper to zinc it increase due to more inter electronic repulsion। अच्छा देखो, ये बहुत इंग्लिश हो गई, मैं आपको आम बात बताता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी कि जब हम आवर्त में, ठीक है, जब हम पीरियड में, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज करती है, क्योंकि इफेक्टिव एटॉमिक जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, नाभिकीय आवेश होता है, वो बढ़ता है। ठीक है, डिक्रीज करती है साइज जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट, ये सब लोगों ने पढ़ रखा है, सबको मैंने आवर्त सारणी में पढ़ाया था और आमतौर पर लोगों को पता भी है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं मेरे बच्चे, तो वैसे वैसे क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, साइज डिक्रीज करता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, 3D सीरीज में मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, तो पहले तो क्रोमियम तक जो होगा वो साइज घटेगा। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं, जैसे कहां से शुरू होता है मेरे बच्चे, स्कैंडियम, ठीक है, इसका बड़ा टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, क्रोमियम तक जो होता है वो साइज क्या होता है मेरे बच्चे, घटता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है मेरे बच्चे, क्रोमियम की भी साइज जो होती है उसके बाद क्या होता है, जितने बचे, ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ठीक है, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, यहां तक जो साइज होता है वो लगभग एक, देखो इक्वल टू नहीं लगाया है, मैंने बोला लगभग, तो मैग्नीज से कॉपर तक का जो साइज होता है वो लगभग क्या होता है मेरे बच्चे, एक जैसा होता है, या कह सकते हैं कंपैरेबल होता है। ठीक है, क्रोमियम से मैग्नीज, क्रोमियम से कॉपर तक का जो साइज होता है लगभग एक जैसा होता है, और अचानक से जिंक का साइज जो होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि जिंक में क्या होता है मेरे बच्चे, 4s2 3d10। ठीक है, ये पूरी की तरीके से ऑर्बिटल इनका पूरी तरीके से इसका कक्षक भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से इनके अंदर अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण होता है, या जिसे कहते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिंक का साइज अचानक से इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, अब एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, साइज ऑफ मैग्नीज इज एक्सेप्शनली लार्ज बिकॉज ऑफ वीक मेटालिक बॉन्डिंग इन मैग्नीज। एक बात याद रखिएगा, मैग्नीज का साइज जो होता है, जो छोटा होना चाहिए था उतना छोटा, जैसे इधर से जाने पे छोटा हो रहा है ना, लेकिन मैग्नीज का साइज जो होता है वो छोटा होना चाहिए था पर छोटा हो नहीं पाता है, क्योंकि मैग्नीज के अंदर बहुत ही कमजोर मेटालिक बॉन्डिंग पाई जाती है, या कह सकते हैं कमजोर धात्विक बंध पाया जाता है, कमजोर धात्विक बंध पाया जाता है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अभी तो हम लोगों ने क्या बात कर लिया, पीरियड में, मतलब डी ब्लॉक के अंदर जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज पे क्या फर्क होता है। अब बात करते हैं ग्रुप में, यानी कि अगर वर्ग में
वर्ग में हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो साइज का क्या फर्क पड़ता है। आमतौर पर मैं बता रहा हूं क्या होता है, देखो बार बार मैं आमतौर पर और डी ब्लॉक में क्या होता है इसको बार बार आप लोगों को मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, इस पर स्पेसिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो आमतौर पर क्या होता है, मतलब आमतौर का मतलब क्या समझना, ये नहीं कि डेली जिंदगी में, आमतौर पर क्या होता है यानी कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में आमतौर पर क्या होता है मेरे बच्चे, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं मेरे बच्चे, तो होता क्या है कि साइज जो होता है यानी कि आकार जो होता है वो बढ़ता है, आकार बढ़ता है। लेकिन वही है डी ब्लॉक में कुछ ना कुछ तो नौटंकी अलग से आएगी भाई, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। देखिए क्या होता है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस इन द ग्रुप 3। ठीक है, जैसे देखो तीसरे ग्रुप से लेके 12वें ग्रुप तक होता है कौन, डी ब्लॉक। ठीक, तो याद रखना तीसरे वाले ग्रुप में, जो तीसरा वाला ग्रुप है उसमें जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो साइज या आकार जो होता है मेरे बच्चे वो बढ़ता है। आमतौर पर साइज या आकार जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन बट आफ्टर ग्रुप 3 साइज इंक्रीज फ्रॉम 3D to 4D आफ्टर but after that it becomes almost same because of lengthenoid contraction। ठीक है, एक बात आप लोगों को याद रखिएगा। ठीक है, जैसे देखो मान लो ये तीसरा ग्रुप है, ये चौथा ग्रुप है। तीसरे ग्रुप में पहला मेंबर जो होगा वो 3D का होगा, फिर 4D का होगा, फिर 5D, इस तरीके से होगा। तो बोल रहा है तीसरे ग्रुप में ऊपर से नीचे जब आओगे तो आकार जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन चौथे वर्ग में, चौथे ग्रुप में क्या होता है, जब 3D से 4D में आओगे ना तो बढ़ेगा, लेकिन 4D और 5D का साइज आपस में क्या हो जाता है, एक जैसा हो जाता है। इसका रीजन क्या है मेरे बच्चे, क्योंकि उनसे जस्ट पहले कौन आए होते हैं, लेंथेनॉइड्स आके गए होते हैं, और लेंथेनॉइड्स के आने की वजह से क्या होता है, नाभिक स्ट्रांग हो जाता है। तो साइज बढ़ना चाहिए था लेकिन नाभिक स्ट्रांग हो जाता है, न्यूक्लियस स्ट्रांग हो जाता है तो उसे पास खींच लेता है। और इसी रीजन की वजह से जिरकोनियम और हाफनियम का जो साइज होता है वो लगभग एक दूसरे के क्या होता है मेरे बच्चे, बराबर होता है। जैसे देखो ग्रुप 3 है SCYLAAC। ठीक है, जब यहां ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज जो होगा वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, किसी भी परेशानी लेने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन जब ग्रुप 4 की बात आती है तो टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम, देखो टाइटेनियम से जिरकोनियम तक साइज बढ़ता है क्योंकि जिरकोनियम से पहले आए होते बेटा, उससे पहले देखो टाइटेनियम और जिरकोनियम इनसे पहले तो ग्रुप 3 वाले ही होते हैं। लेकिन मेरे बच्चे हॉफनियम से पहले पूरी की पूरी लेंथेनॉइड की श्रृंखला आ जाती है, और जब लेंथेनॉइड्स आते हैं यानी कि F कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और F कक्षक में जब भी इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं मेरे बच्चे, नाभिक बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। ठीक है साहब, तो देखिए क्या होता है, टाइटेनियम से ज्यादा जिरकोनियम, जिरकोनियम और हॉफनियम का क्या हो जाता है मेरे बच्चे, बराबर हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जिरकोनियम और हॉफनियम का साइज क्यों बराबर होता है, आपका जवाब होगा मेरे बच्चे लेंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, लेंथेनॉइड्स का सिकुड़न। ठीक, और यही रीजन है ग्रुप 5 में भी क्या होता है, एनबी और टीए का जो साइज होता है वो क्या हो जाता है मेरे बच्चे, बराबर हो जाता है। और इसका भी क्या रीजन है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। याद रखिएगा, देखिए ये वाली जो सीरीज है इसको बोलते हैं 3D सीरीज, पहली वाली डी ब्लॉक की सीरीज, फिर अगला है 4D, फिर है 5D। यही बोला जा रहा है इसमें, यही बोला जा रहा है कि ग्रुप 3 में ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चिंता मत करो। लेकिन बाकी में ग्रुप 4 और 5 और आगे वाले में क्या होता है, तीसरे से 4D जाते हो तो बढ़ता है, लेकिन 4D और 5D का जो साइज होता है वो लगभग क्या होता है, लगभग मैं बनाऊंगा नहीं तो तुम लोग एकदम एक्चुअल समझ लोगे। 4D और 5D का जो आकार होता है मेरे बच्चे वो लगभग सेम होता है, किसको छोड़ के, थर्ड वर्ग को छोड़कर, यानी कि तीसरे ग्रुप को छोड़कर, तीसरे ग्रुप को हटाकर। और इसका रीजन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि आयनन ऊर्जा की। अब ये नहीं बताऊंगा आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सब जो आप लोगों को पता हो।
अच्छा, एक और बात बता रहा हूं, ऑर्डर ऑफ फर्स्ट, अभी हम इसमें फर्स्ट यानी मैं आपको बताया था प्रथम आयनन ऊर्जा, द्वितीय भी होती है, तृतीय भी होती है, चतुर्थ भी होती है, यानी कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन यहां पे हम लोग सिर्फ किसके बारे में डिस्कस करेंगे मेरे बच्चे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। अच्छा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में एक बात याद रखिएगा कि आमतौर पर, जनरली का मतलब होता है आमतौर पर, आमतौर पे अगर बोला जाए ना, जैसे कि अगर बोले हैं कि दोपहर में क्या खाते हो, तो बोलोगे आमतौर पे मैं भात दाल तरकारी यानी कि चावल दाल और सब्जी खाता हूं। लेकिन जब तुमने आमतौर पर शब्द का इस्तेमाल कर दिया ना, यानी कि अगर किसी दिन कोई चिकन तंदूरी देगा तो उसको गोली नहीं मार दोगे, कहोगे ठीक है खा लेते हैं। आमतौर पर आमतौर पे वर्ड का जहां भी इस्तेमाल किया जाए वो आप लोगों को एक अपने दिमाग में रखना है। ये आमतौर अगर यूज किया जा रहा है, इसका ये मतलब है कि आप वैसे तो चावल दाल सब्जी खाते हैं डेली, लेकिन अगर आपको कुछ और मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि आप उसको गोली मार देंगे यार आपको, या आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो जाएगी। ठीक है ना साहब। चलिए, तो आमतौर पर इंक्रीज करता है, यह बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है। लेकिन जैसे क्या होता है मेरे बच्चे, सबसे कम होता है स्कैंडियम का, फिर होता है वेनेडियम का, फिर होता है क्रोमियम का, फिर टाइटेनियम, मैंगनीज, निकल, कॉपर, कोबाल्ट, आयरन, जिंक। तो अगर कोई पूछ ले तुमसे 3D में सबसे ज्यादा किसका होता है, 3D में सबसे ज्यादा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होता है मेरे बच्चे, तो जिंक का होता है। और सबसे कम किसका होता है मेरे बच्चे, स्कैंडियम का होता है। लेकिन देखो कुछ डिस्टरबेंस है, क्योंकि स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आता है, लेकिन स्कैंडियम के बाद किसका होता है, वेनेडियम, वेनेडियम के बाद क्रोमियम और क्रोमियम के बाद टाइटेनियम है। ठीक है, तो ये ट्रेंड नोट से आप लोग अलग से बना लीजिएगा, अपनी कॉपी में बनाइएगा और इसको याद करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पे मेरे बच्चे आप लोगों को हम लोग सबसे पढ़ रहे हैं तो उसका एक क्रम है। सबसे कोई भी गुणधर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जब किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में या गुणधर्म के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि आवर्त में क्या होता है, यानी कि पीरियड में क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले पीरियड में क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद ग्रुप में क्या होता है, यानी कि वर्ग में। सबसे पहले बात कर लेते हैं लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होता है, फिर बात करते हैं ऊपर से नीचे आने में क्या होता है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं अनमूविंग डाउन द ग्रुप, वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो आयनन एनर्जी या आयनन ऊर्जा या आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर क्या क्या बदलाव आपको और हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये कौन सा ग्रुप है, थर्ड ग्रुप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th और 12th। सबसे पहले तीसरे के बारे में बात करता हूं। अब आमतौर पर हम क्या पढ़ते हैं, जनरली पढ़ते हैं ऊपर से नीचे आओ आयोनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा घटती है। ठीक है, और यही सेम चीज किसके लिए अप्लाई होती है, तीसरे वाले ग्रुप के लिए, तीसरे वाले वर्ग के लिए। तो तीसरे वाले ग्रुप में क्या होता है मेरे बच्चे कि इन डिक्रीज डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो आयनन ऊर्जा क्या होती है, घटती है। लेकिन मेरे बच्चों चौथे, पांचवें और छठवें में, चौथे, पांचवें और छठवें में याद रखो मेरे बच्चों, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, इन ग्रुप में क्या होता है मेरे बच्चे, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो आमतौर पर आयोनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा को घटना चाहिए। लेकिन चौथे, पांचवें और छठवें वर्ग में, चौथे, पांचवें और छठवें ग्रुप में क्या होता है, ये इंक्रीज करता है, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा इंक्रीज करती है। लेकिन मेरे बच्चे सातवें से लेके 12वें तक में क्या होता है, देखो ये स्टार बना है, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है थोड़ा अलग होता है। देखो अब क्या है मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना कि सातवें से लेकर, और ये एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, सातवें से लेकर 12वें तक का एनसीईआरटी में इसके बारे में जिक्र नहीं है। तो चाहो तो बस केवल बना के रख दिया है, ठीक है, लेकिन इसके बारे में कोई लाइन नहीं लिखी हुई है, ये चीज उसमें बना के रख दिया है। लेकिन देखो बच्चों, इसमें आप लोगों को एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि सबसे पहले क्या होता है, 3D से 4D जब आते हैं तो पहले तो घटता है। ठीक है, जब हम 3D से, जैसे 7th से लेके 12th तक में,
7 से लेके 12वें वर्ग में या तो 7 से लेके 12 ग्रुप में क्या होता है, पहले 3D पढ़ता है। ये वाले जो एलिमेंट्स है ऊपर की तरफ इसको 3D बोलते हैं, उसके नीचे 4D 5D 6 7, ठीक है, ये होता है ना, सॉरी 3D 4D 5 6, हाँ यहां तक आप लोगों को क्लियर है कि नहीं क्लियर है। सबसे पहले 3D होता है, सबसे ऊपर 3D होता है, फिर 4D, ठीक है, 5D, ठीक है, यहाँ पे 5D तक ही का ही जिक्र यहाँ पे किया हुआ है। अब देखो क्या होता है, 7 से लेके 12 वर्ग में जब हम 3D से 4D की तरफ आते हैं ना नीचे, तब वहां पे क्या होता है, आयोनाइजेशन ऊर्जा जो होती है सबसे पहले घटती है, लेकिन उसके बाद हम 4D के बाद जाते हैं, 4D 5D 6D, 4D के बाद जब हम जाते हैं मेरे बच्चे, तो आयनन एनर्जी या आयनन ऊर्जा क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, इस चीज को आप लोग अपने दिमाग में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बसा लीजिए। अगली बात हम लोग करते हैं मेटालिक बॉन्डिंग की, जिसे हम क्या बोलते हैं, धात्विक बंध। जैसे देखो मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु, धातु और अधातु, इनके बीच में आमतौर पर आयनिक बंध बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, अधातु और अधातु यानी कि नॉन मेटल और नॉन मेटल, इनके बीच में कोवैलेंट यानी कि सहसंयोजी बंध बनता है, सहसंयोजी बंध बनता है, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन कभी सोचे हो कि धातु और धातु के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, तो इन्हीं के बीच में बेटा मेटालिक बॉन्ड बनता है, या जिसे हम क्या कहते हैं, धात्विक बंध बोलते हैं। सबसे पहली चीज एक बात याद रखिएगा कि मेटालिक बॉन्डिंग जो होती है यानी कि धात्विक बंधन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के इन डी ऑर्बिटल। डी कक्षक में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसके क्या होता है मेरे बच्चे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेटालिक बॉन्डिंग। तो जिस केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, वो उतना ज्यादा क्या होगा, उसमें मेटालिक बॉन्डिंग होगी। ठीक है, अब एक बात याद रखो, जिंक, कैडमियम और Hg, सुन लो एक बात, जिसके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग या धात्विक बंध जितना ज्यादा होगा, जिसके अंदर धात्विक बंध जितना ज्यादा होगा, उसका हार्डनेस या उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है यानी कि क्वाथनांक और गलनांक जो होता है वो भी उतना ज्यादा होता है। जिसके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग या धात्विक बंध जितना स्ट्रांग बनेगा, जितना ज्यादा बनेगा, उसका क्वाथनांक और गलनांक उतना ज्यादा होगा। यानी कि क्वाथनांक और गलनांक किसका ज्यादा होगा, जिसके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, धात्विक बंध मजबूत रहेगा। और धात्विक बंध किसकी तरफ मजबूत रहेगा, जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या डी कक्षकों में ज्यादा होगी या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर डी ऑर्बिटल में ज्यादा होगा। तो कह सकते हैं कि जिसके डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, जिसके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, उसका क्वाथनांक और गलनांक ज्यादा। ठीक है मेरे भाई, तो याद रखिएगा जिंक, कैडमियम, Hg, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या शून्य होती है। क्यों? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2ND10, सॉरी NH2N-1D10 होता है, और इस केस में इनके पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं मेरे बच्चे, जिसकी वजह से हैव जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो दे हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, मेटालिक बॉन्डिंग नहीं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं, धात्विक बंध नहीं, तो क्वाथनांक गलनांक कम है ना होगा साहब। ठीक है, अब देखो, एज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस इन द गिवन सीरीज। ठीक है, याद रखिएगा किसी भी सीरीज में चाहे 3D की बात करो, चाहे 4D की बात करो, चाहे 5D की बात करो, जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी वैसे उसका क्या होगा, गलनांक भी बढ़ेगा। अच्छा, एक और बात देख लो, मैग्नीज और Tc, ठीक है, Mn एंड Tc, इनका अपवादजनक, इनका बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट होता है। वैसे तो
आपको क्या बताया गया है कि जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक गलनांक बढ़ेगा। लेकिन Mn एंड Tc जो होते हैं इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका जो गलनांक होता है वो बहुत कम होता है मेरे बच्चे, क्योंकि इनमें वीक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। मतलब इनकी पैकिंग जो होती है वो उतने अच्छे से नहीं होती है। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोगों को दिमाग में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। ग्राफ है बेटा, ये ग्राफ है मेल्टिंग पॉइंट के और एटॉमिक नंबर के बीच में। ठीक है, चलिए मैं पेन बदल लेता हूं थोड़ा। ये ग्राफ किसके किसके हैं? मेल्टिंग पॉइंट और एटॉमिक नंबर, यानी कि ये जो ग्राफ है वो गलनांक और परमाणु संख्या या परमाणु संख्या के बीच में है। ठीक है बड़े भाई, चलो यहां पे देखो, सबसे पहले ये देखो, ये जो रेड कलर का है ये 3D के लिए है। ठीक है, ये जो डॉटेड है मेरे बच्चे, ये जो डॉटेड वाला है, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये डॉटेड वाला 4D का है और ये ग्रीन कलर वाला जो है ये 5D का है। ठीक है, आप लोगों को पूरा ग्राफ नहीं याद रखना है। सबसे पहली चीज ये देखो कि इसमें सबसे कम किसका है मेरे बच्चे? सबसे कम यहाँ पे किसका है? सबसे कम इसमें यहाँ पे कॉपर का है। ठीक है, जिंक को तो जिंक, कैडमियम, और मरकरी, इनको तो इस ग्राफ में शामिल ही नहीं किया गया पहली बात तो। ठीक है, क्योंकि इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अब देखो 3D के अंदर सबसे कम किसका है और सबसे ज्यादा किसका है, बस आप लोगों को इन्हीं चीजों के ऊपर पैनी नजर रखनी है। तो 3D में सबसे कम किसका है मेरे बच्चे? कॉपर का है। देखो कॉपर का है। मैग्नीज का मैंने यहां पे क्या बताया? ठीक है, मैग्नीज का होना ज्यादा चाहिए था लेकिन पैकिंग अच्छी नहीं होने की वजह से कम हो जाता है। देखो कॉपर का सबसे कम होता है 3D में। सबसे कम किसका है मेल्टिंग पॉइंट 3D में? कॉपर का। और सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है मेरे बच्चे? क्रोमियम का। देखो इधर, क्रोमियम का सबसे ज्यादा। 3D में सबसे ज्यादा किसका? क्रोमियम का। और सबसे कम किसका मेरे बच्चे? कॉपर का। 4D में देखते हैं सबसे कम किसका और सबसे ज्यादा। बस यही याद रखना है मेरे शेर। एनसीईआरटी के फिगर से डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी क्वेश्चन उठा के दे देता है। अभी हम लोग जितने क्वेश्चंस कराते हैं उतने जवाब आते हैं, उतने सवाल एग्जाम में रिपीट होते हैं। अभी हाल फिलहाल में हमारे 3 क्वेश्चन बच्चों, 3 क्वेश्चन थे जो जेईई मेंस में रिपीट हुए हैं, जो बच्चे हमको अलग अलग बता, और अभी हमने 50 से 60 ही क्वेश्चन मॉक टेस्ट में कराए हैं। फिर भी मेरे बच्चों इतने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। तो आप लोग हमेशा से घबराते हैं लेकिन आप लोग बात नहीं मानेंगे। इसका कंपैरिजन उससे, इसका कंपैरिजन उससे, यही सब में आप लोगों का सिर्फ मन लगता है। तो उसको हटाइए और मेहनत करिए। जो आपको पढ़ाया जा रहा है एनसीईआरटी से डायरेक्ट सवाल पूछता है, किसी को कोई आपको यहाँ पे ऐसे नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है, लोग हमें गालियां देते हैं कि हम पैसे पहले फ्री में पढ़ा के बाद में पैसे वाला ले आए। यार भाई, हमने इस क्लास को बंद नहीं किया ना फ्री वाले को, और हम फ्री वाले में उतने लगन से पढ़ा रहे हैं जितना कोई पेड में नहीं पढ़ाया होगा। जाके देखिए, पूरे नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर से हम लोगों की लगातार वीडियोस पड़ी हुई हैं, लगातार लाइव क्लासेस ले रहे थे। ठीक है, हाँ बच्चे बोल रहे हैं कि आपने वादा किया था फ्री में पढ़ाएंगे, पेड कोर्स नहीं लाएंगे। ठीक है, अरे हमने वादा किया था, कभी ये नहीं किया था कि कभी कोई पेड कोर्स नहीं आएगा, जिंदगी भर फ्री में पढ़ाऊंगा और भीख मांगूंगा। फ्री की क्लासेस हमने बोला था कि ये क्लासेस का कभी पैसा नहीं लगेगा, और उस क्लासेस का पैसा अभी भी नहीं लग रहा है। ठीक है, उस क्लासेस का पैसा भी मैं बार बार बोल रहा हूं। हम कभी ये नहीं बोले थे जिंदगी भर फ्री में पढ़ाऊंगा, भीख मांगूंगा। ठीक है, अपनी बहन को पढ़ाऊंगा नहीं। अब शादी होती तो होगी नहीं जब फ्री में पढ़ा रहा हूं, तो कोई मतलब तो है नहीं, कोई मिले उले का तो है नहीं। कौन बाप अपनी बेटी की शादी फ्री में पढ़ाने वाले को देगा? हमने ये तो नहीं बोला था कि मैं फ्री में पढ़ाऊंगा, मैं समाज सेवा करूंगा, मैं समाज को एक नई दिशा में लेके जाऊंगा और मैं दुनिया का काया पलट कर दूंगा। ऐसा तो नहीं बोला था भैया। एसी में पढ़ा रहे हैं, डिजिटल बोर्ड चल रहा है पीछे, इंटरनेट चाहिए होता है, रूम का किराया देने होता है। क्या दुआओं से भरेंगे उसको? बच्चों के दुआ से भरें उस बिल को? तो फालतू की बातें मत किया कीजिए। ठीक है, हमको फर्क भी नहीं पड़ता आप क्या बातें करते। कुछ ही लोग हैं हेटर्स,
बिना बात के हेट है मुझे नहीं मालूम। अगर एक टीम लाएंगे तो उसके लिए आपको पैसे की जरूरत होगी, ठीक है, और पैसे इतने ही लिए जा रहे हैं जितने से लोगों का खर्चा चल सके। हम कौन सा मर्सिडीज से घूम रहे हैं, कौन सा BMW से हम घूम रहे हैं कमा के, जितना पा रहे हैं उतना लग रहा है ताकि अच्छी सेवाएं दी जा सके और अपना खर्चा चले। ये भी जोड़ दे रहा हूं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि समाज सेवा करने आए, भैया खर्चा भी चलना चाहिए। खाते हैं ना, ठूसते हैं ना कि रोबोट समझे थे हमें, तो इतना समझिए आप लोग, हाथ जोड़ के आपसे विनती है। और फ्री क्लासेस बंद नहीं हुई हैं, ठीक। चलो तो देखो सबसे, अब देखो 4D में देखते हैं मेरे बच्चे, ये हमारा 4D कहां गया, 4D, ठीक है। 4D में सबसे कम किसका है, AG का। सबसे कम किसका है, अरे अपने सिल्वर का, सिल्वर मेडल का सबसे कम है। और सबसे उच्चतम किसका है मेरे बच्चे, MO का, ठीक है। सबसे ज्यादा किसका है, मॉलिबेडनम का सबसे ज्यादा है। चलिए 5D में बात करते हैं, सबसे कम और सबसे ज्यादा, सबसे कम और सबसे ज्यादा। सबसे कम किसके हैं मेरे प्यारे बच्चे, सबसे कम है आपका इस केस में भी AU का। सबसे कम किसका है, AU का, यानी कि गोल्ड का सबसे कम होता है 5D। सबसे ज्यादा, अरे टंगस्टन, W, ठीक है, W, अरे यार क्या बोलते हैं, फ्यूज बल्ब में टंगस्टन सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा। देख लो इसमें, इस ग्राफ में भी देख लो, इस ग्राफ में जितने एलिमेंट्स यहां पे दिए हुए हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी का गलनांक है तो वो किसका है, टंगस्टन का है। टंगस्टन का 5D में भी सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा टंगस्टन का किसमें है मेरे बच्चों, पूरे के पूरे इसमें 3D 4D 5D में भी। अच्छा एक बार मैं यहां पे थोड़ा मिटा लेना चाहता हूं, और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे कम किसका है, ठीक है। मतलब पूरा 3D 4D मिला के, 3D 4D 5D मिला के भी सबसे कम किसका है मेरे बच्चे, AG का सबसे कम होता है। सिल्वर का गलनांक जो होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है। यहां तक मेरे बच्चे आप लोग देख सकते हैं यहां पे कि इसका जो गलनांक है वो गोल्ड से भी कम है, समझ रहे हो, सोने से भी कम होता है इसका गलनांक, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं, लगभग दोनों का बराबर होता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं बेटा, एक बहुत ही जहर वाली मैं बात यहां पे करूंगा, जहर वाली बात, जहरीला पॉइंट है, और जहर होता है हमारे लिए काफी ज्यादा आवश्यक, केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा आवश्यक है हमारे लिए। क्या, जहर का सेवन करते रहना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मेरे बच्चों क्या है, आवश्यक है। अब देखते हैं आप लोग कितना जहर का सेवन करने में इंटरेस्ट रखते हैं मेरे बच्चे। देखिए आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट जिसे बोलते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव। पी ब्लॉक में आपको पढ़ाया था। अक्रिय युग्म प्रभाव में क्या होता है मेरे बच्चे, अक्रिय युग्म प्रभाव में संयोजकता 2 कम हो जाती है, संयोजकता 2 कम हो जाती है। जैसे कि 15वें ग्रुप में क्या होता है, 15th ग्रुप में, 15वें वर्ग में मैक्सिमम उच्चतम संयोजकता कितनी होती है, 5 होती है, ठीक है। लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट यानी अक्रिय युग्म प्रभाव की वजह से क्या हो जाती है, 3 हो जाती है, ठीक है। तो सबसे उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है ना किसी भी वर्ग की, 15 में क्या है +5, 16 में क्या है +6, 17 में क्या है +7। तो जब ऊपर से नीचे आते हैं तो +7 +6 +5 की स्थायित्व जो स्टेबिलिटी होती है वो डिक्रीज करती है, किस वजह से, अक्रिय युग्म प्रभाव की वजह से। लेकिन डी ब्लॉक में क्या होता है, रिवर्स इनर्ट पेयर इफेक्ट देखा जाता है, यानी कि अक्रिय युग्म प्रभाव का उल्टा प्रभाव देखा जाता है, ठीक है, उल्टा प्रभाव देखा जाता है। यहां पे क्या होता है मेरे बच्चे, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज डाउन द ग्रुप। बाकी पी ब्लॉक में क्या होता है, जो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है, जो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है उसका स्थायित्व जो होता है जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं मेरे बच्चों तो वो घटती है, ठीक है। जैसे +5 का 15वें वर्ग में घटेगा, +6 का 16वें वर्ग में घटेगा, +7 का 17वें वर्ग में घटेगा। लेकिन डी ब्लॉक में क्या होता है, रिवर्स इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने को मिलता है, यानी कि उल्टा अक्रिय युग्म प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है, अक्रिय युग्म प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, ऊपर से नीचे आते हैं ना तो मैक्सिमम वाले का, हायर वाले का स्थायित्व जो होता है वो बढ़ता है, यानी कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी यहां पे क्या होती है, बढ़ती है। जैसे पी ब्लॉक में देखो क्या होता है,
SiO2, GeO2, PbO2, ये सब क्या है? Si, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, Pb, लेड, ठीक है। अब ये क्या, इनमें क्या होता है कि ऊपर से नीचे ये किसके हैं? ये P ब्लॉक के हैं, ठीक है। तो +4 वाला जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है इनका उच्चतम, तो +4 वाले का स्थायित्व तो ऊपर से नीचे आने पे घटेगा। तो देखो यहां पे भी ये +4 में है, +4 में, +4 में, तो सबसे ज्यादा स्टेबल किस में होगा? +4, SiO2 में होगा। सबसे ज्यादा अनस्टेबल किस में होगा? PbO2 में होगा। तो PbO2 जो कि किस में है? +4 में है, ये कोशिश करेगा नीचे जाने की, यानी कि Pb+2 में जाने की। और Pb+2 में जाने के लिए, +4 से +2 में जाने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर लेने होंगे, यानी कि इसको अपना अपचयन कराना होगा। जब ये इस PbO2 यानी कि +4 से +2 में जाने के लिए परेशान है, क्योंकि ये इसका अस्थिर है, ये Pb+2 ज्यादा स्थायित्व रखता है, तो ये क्या करेगी? 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगी, जिससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगी उसका ऑक्सीकरण कराएगी और खुद का अपचयन कराएगी, जिससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगी उसको ऑक्सीडाइज कराएगी और खुद को रिड्यूस करेगी। बेटा जो किसी और को ऑक्सीडाइज कराए उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीकरण कारक के नाम से जाना जाता है। और PbO2 इसी वजह से क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है? क्योंकि Pb+4 जो होता है वो कम स्थायित्व रखता है, वो कम स्टेबल होता है, और Pb+2 जो होता है वो ज्यादा स्थायित्व रखता है, या कह सकते हैं मेरे बच्चे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ये बात हो गई P ब्लॉक के तत्वों की। अभी हमने बात की P ब्लॉक के तत्वों की, हमें लेकिन देखना है रिवर्स इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में। ठीक है, इसका उल्टा हमें देखना है। देखो तो उसका उल्टा यहां देखो, क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, इसके ऑक्साइड देखो, CrO3 जो यहां पे किस में है? +6 में है, MoO3 +6 में, WO3 +6 में। P ब्लॉक में क्या होता है? P ब्लॉक में क्या होता है? उच्च यानी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है? घटती है, घटती है। और क्यों घटती है? घटती है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से घटती है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की। लेकिन डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक के अंदर क्या इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है साहब? नहीं साहब, इनके अंदर रिवर्स इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, यानी कि वहां घटती थी यहां बढ़ेगी रे भाई। तो बताओ, क्रोमियम, उसके नीचे MO, उसके नीचे ये W, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, +6 है, यानी कि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था है। तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व तो बढ़ेगा, क्योंकि यहां पे रिवर्स इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो इनमें से सबसे ज्यादा किसके ऊपर स्टेबल होगा? ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि CrO3 जो है मेरे शेरों, इस पे कम होगा, कम स्टेबल होगा। CrO3 +6 है, ये कहां जाना पसंद करेगा मेरे बच्चे? ये +4 या +2 में जाना पसंद करेगा कि नहीं करेगा? बोलो बोलो, सही, ठीक है, बोलो, पसंद करेगा कि नहीं पसंद करेगा? क्यों? क्योंकि यहां पे ऊपर वाले में हाई नहीं स्टेबल होता है, तो ये जाना पसंद करेगा +4 में। बेटा जी अगर कोई +6 में है, उसको +4 में जाना है, तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, हाँ या ना बोलो? यस सर लेगा। तो लेगा अगर किसी से इलेक्ट्रॉन, तो उसको ऑक्सीडाइज करेगा। तो CrO3 किसी और से इलेक्ट्रॉन लेके उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद का अपचयन या खुद का रिडक्शन करा लेगा। इसी वजह से CrO3 किसकी तरह इस्तेमाल किया जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। क्यों? क्योंकि इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। क्यों चाहिए इलेक्ट्रॉन? +6 स्टेबल नहीं है, +4 में जाएगा, उसके लिए किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा ऑक्सीडाइज, बेटा याद करो, CrO3 + H2SO4 जोन्स रिएजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर सिर्फ CrO3 लिए तो कमजोर ऑक्सीडाइजिंग। अब समझ में आया, ऑर्गेनिक में पढ़ाया था क्यों CrO3 एक ऑक्सीकरण कारक होता है, क्यों CrO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है साहब। ठीक है, चलिए, रिवर्स इनर्ट पेयर इफेक्ट, उल्टा अक्रिय युग्म सिद्धांत प्रभाव। ठीक है, चलो भाई साहब, चलो अब बात करते हैं बेटा कि सबसे उच्च ऑक्सीकरण, मतलब इन सीरीज में, ठीक है, इनके अंदर सबसे उच्च ऑक्सीकरण अवस्था किसके अंदर दिखाई जाती है? सीधे सीधे एक बात याद रखो, ठीक है, सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था
किसके अंदर दिखाई जाती है मेरे बच्चे, याद रखना, पहला ऑस्मियम के अंदर, ठीक है, ऑस्मियम, और दूसरा आरयू के अंदर, ठीक है। दोनों के अंदर जो देखी जाती है ऑस्मियम का OS का OSO4 इसके अंदर +8 होता है, RuO4 इसके अंदर भी +8 होता है। तो OS और RU के अंदर सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखी जाती हैं। अच्छा देखो, पहले मतलब 3D वालों के जो 3D के तत्व हैं वो किस किस प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं, जरा इनके बारे में 2-4 बातें हम लोग कर लेते हैं साहब, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहली चीज क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली चीज यह है कि टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, अच्छा इनको ना संक्रमण तत्व भी बोला जाता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट को, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला जाता है, यानी कि इसे क्या बोला जाता है, संक्रमण तत्व, ठीक है। अच्छा जानते हो ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, अपनी संयोजकता में बदलाव कर सकते हैं। ये अभी +4 में है साहब, ये अगर चाहेंगे ना तो +6 में चले जाएंगे, +7 में चले जाएंगे, बड़े शौकीन लोग होते हैं, इसीलिए इन तत्वों को क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व बोला, ट्रांजिशन मेटल्स या संक्रमण तत्व बोला जाता है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, स्कैंडियम सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है, वो कौन सी है, +3 है, ठीक है। स्कैंडियम +3 करता है, टाइटेनियम +2 +3 +4, वैनेडियम +2 +3 +4 +5, क्रोमियम +2 +3 +4 +5 +6, मैग्नीज +2 +3 +4 +5 +6 +7। सबसे ज्यादा अगर 3D में पूछे कि 3D के अंदर सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं कौन रखता है, तो मैग्नीज रखता है। फिर आयरन +2 +3 +4 +6, कोबाल्ट +2 +3 +4, निकेल +2 +3 +4, कॉपर +1 +2, जिंक +2 सिर्फ है। बच्चे याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, स्कैंडियम और जिंक, इनका स्कैंडियम का क्या होता है, +3 होता है, जिंक का क्या होता है, +2 होता है। ये दोनों सिर्फ एक ही ऑक्सीकरण अवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं 3D के अंदर, ठीक है बेटा। जब सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्थाओं को आप प्रदर्शित कर रहे हैं, सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट को आप दर्शा रहे हैं, तो आप किस बात के ट्रांजिशन तत्व हुए, किस बात के आप संक्रमण तत्व हुए, तो ये दोनों डी ब्लॉक के तो होते हैं, ये दोनों डी ब्लॉक के तो होते हैं, लेकिन ये दोनों ट्रांजिशन मेटल या संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। कोई पूछे क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि गुरुजी इनकी एक ही संयोजकता, एक ही वैलेंसी देखने को मिलती है, या कहो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट इनका देखने को मिलता है, ठीक है। मैग्नीज सो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ये कई सारे ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है, जैसे +2 +3 +4 +5 +6 और +7 दर्शाता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं ऑर्डर ऑफ E0 M2+ से M। जैसे मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जैसे मान लीजिए कोई धातु का रॉड है, मेटल है, और यहां पे उसका सॉल्ट है Mn+, ठीक है। ये इसी धातु का लवण का विलयन है, सॉल्यूशन है, मानी इसी मेटल का सॉल्ट का सॉल्यूशन है, और ये मेटल देखो, कुछ मेटल्स ऐसे, यहाँ पे 2 लोग मौजूद हैं, एक मेटल खुद मौजूद है और एक क्या मौजूद है, Mn+ मौजूद है, ठीक है। और एक क्या मौजूद है मेरे बच्चे, Mn+। अब यहाँ पे क्या होता है मेरे बच्चों, यहाँ पे डिपेंड करता है कि जो धातु है वो मेटल के फॉर्म में रहना पसंद करता है कि Mn+ के फॉर्म में रहना पसंद करता है। अगर बेटा, अगर ये धातु M से Mn+, देखो ध्यान से सुनो, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण, इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण, और इसको बोलते हैं, ठीक है। यहां पे 0 से पॉजिटिव में गया यानी कि ऑक्सीडेशन, यहां पे पॉजिटिव से 0 में आया यानी कि रिडक्शन, अपचयन, ठीक है। अगर मेरे बच्चे याद रखना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर कोई मेटल का Mn+ में जाने का जो पोटेंशियल होगा, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण विभव जो होगा, अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो यानी कि ये पक्का क्या होगा, नेगेटिव होगा। बेटा याद रखना, अगर किसी भी धातु का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या ऑक्सीकरण विभव पॉजिटिव है तो वो हमेशा किस फॉर्म में रहना पसंद करेगा, वो हमेशा आयन के फॉर्म में रहना पसंद करेगा। तो अगर किसी धातु को उसके सॉल्ट में रखोगे ना, तो यहां से धातु इलेक्ट्रॉन निकाल के N+1 बन के विलयन में घुलता रहेगा। लेकिन अगर किसी का ये वाला पॉजिटिव है, याद रखना, अगर किसी का
Mn प्लस से इलेक्ट्रॉन लेके M बनाने वाला जो पोटेंशियल है, जो विभव है, वो पॉजिटिव है, यानी कि जिसे क्या बोलते हैं, अपचयन विभव, रिडक्शन पोटेंशियल अगर किसी का पॉजिटिव है तो बेटा याद रखना वो Mn प्लस और M में M के फॉर्म में रहना पसंद करेगा। और अगर ऐसे धातु को उसके सॉल्ट के साथ, उसके लवण के विलयन के साथ रख दोगे तो यहां से Mn प्लस जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेके Mn बन के इसके ऊपर जमा होना शुरू हो जाएगा। वही चीज हमको यहां पढ़नी है कि +2 के फॉर्म में अगर कोई धातु है, +2 से M जाना, +2 से M जाना यानी कि क्या होना, अपचयन होना, यानी कि कौन सा विभव यहां पे, अपचयन विभव, ठीक है। इसी को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। तो उसका जो ऑर्डर है वो क्या है बेटा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम 3D के अंदर किसका होता है, ठीक है, टाइटेनियम का, फिर वैनिडियम, फिर मैग्नीज, फिर क्रोमियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकल, फिर कॉपर। अब यहां तक एक बात जान जाओ, ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है बेटा, ये जो सीरीज लिखी हुई है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की लिखी हुई है, ठीक है, यानी कि ये अपचयन विभव की लिखी हुई है, यानी कि सबसे ज्यादा अपचयन विभव किसका है, कॉपर का। और कॉपर इकलौता ऐसा 3D का तत्व होता है जिसका आप 3D का बेटा अपचयन, कॉपर इकलौता ऐसा तत्व होता है जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि कॉपर और कॉपर 2+ को अगर रख दोगे तो बेटा ये कॉपर के फॉर्म में रहना पसंद करेगा। लेकिन बाकी के जितने तत्व हैं उनको अगर उनके आयन के साथ रख दोगे, यानी कि Zn और Zn2+ को रख दोगे तो ये जिंक किस फॉर्म में रहना पसंद करेगा, Zn2+ के फॉर्म में रहना पसंद करेगा, ठीक है। अब एक बात याद रखो, इकलौता कॉपर ही है जिसका SRP पॉजिटिव में है, उसके अलावा बाकी सब का SRP यानी कि ये अपचयन वाला विभव निगेटिव में है, यानी कि उनका क्या पॉजिटिव में होगा, उनका ऑक्सीडेशन SOP पॉजिटिव में होगा। तो जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं तो SRP बढ़ रहा है, माने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो उनका SOP क्या हो रहा होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या रहा होगा, घट रहा होगा। अब याद रखना रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, जैसे जैसे हम इधर जाएंगे जैसे जैसे उसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी। अब सुनो, मेटल कभी रिएक्ट करता है ना तो प्लस के फॉर्म में आके तब रिएक्ट करता है, लेकिन इधर से इधर जब जा रहे हैं तो प्लस के फॉर्म में रहना उसको पसंद ही नहीं है, ठीक है। तो याद रखना जैसे जैसे इधर से इधर जाएंगे तो मेटल की क्रियाशीलता, धातु की क्रियाशीलता क्या होगी, कम होगी, स्टेबिलिटी ऑफ मेटल बढ़ेगी। भैया जब मेटल धातु के फॉर्म में रहना पसंद कर रहा है यानी कि उसकी स्थायित्व ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल जो होगा वो डिक्रीज। अच्छा, रिड्यूसिंग पावर क्या होता है, मतलब मैं अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल के तुम में डाल दिया, तुम्हारा अपचयन हो गया, रिड्यूस हो गए, मैं ऑक्सीडाइज। बेटा जैसे जैसे इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखो, जब जब इधर से इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव के फॉर्म में रहने की जो टेंडेंसी है वो कम हो रही है, मेटल के फॉर्म में रहने की टेंडेंसी बढ़ रही है। जब यानी कि पॉजिटिव के फॉर्म में रहने की टेंडेंसी कम हो रही है यानी कि मेटल अब यहां इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं चाहेगा, वो मेटल के फॉर्म में ही रहेगा। जब मेटल के फॉर्म में ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा नहीं तो किसी और को देगा नहीं, किसी और को देगा नहीं तो उसका अपचयन नहीं कराएगा, अपचयन नहीं कराएगा तो अपचयन की ताकत जो होगी वो क्या होगी, कम होने लगेगी। स्टेबिलिटी ऑफ M2+ आयन इन वाटर भी क्या होगा, डिक्रीज। अब सुनो, जैसे जैसे इधर से इधर जा रहे हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, यानी कि जो मेटल है वो प्लस के फॉर्म में रहने की बजाय मेटल के फॉर्म में रहना पसंद कर रहा है। तो क्या उसका स्थायित्व M2+ आयन का स्थायित्व क्या होगा, जब इधर से इधर जाएंगे घटने लगेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक आप लोग क्या करिए, एकदम से समझ लीजिए, बहुत मस्त सी चीजें हैं ये सब समझने के लिए। आगे बात करते हैं, देखो ओनली E0Cu2+ से Cu, मतलब कॉपर 2+ से कॉपर, देख लेना ध्यान से सुनो मेरे बच्चों, केवल कॉपर 2+ से कॉपर, इसी का जो E0 है यानी कि प्लस से कॉपर, ये रिडक्शन का पोटेंशियल दिया है, इज पॉजिटिव होता है। सो कॉपर इज हाईली स्टेबल, कॉपर जो होता है उसका स्थायित्व तो बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, इट कैन नॉट लिबरेट H2 फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। ठीक है, याद रखना, कॉपर को अगर किसी भी एसिड के साथ रखोगे मेरे बच्चे तो यहां पे ये इसके साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, डाइल्यूट एसिड के साथ। ठीक है, लेकिन बाकी के अगर किसी भी मेटल को रख दिया, जैसे आयरन को रख दिया H2SO4 के साथ, तो ये क्या
करेगा, यहां से H2 को बाहर निकाल देगा, गैस को बाहर निकाल देगा और खुद क्या बना लेगा, FeSO4 बना लेगा। यानी कि यहां 0 है, यहां पे +2, क्योंकि इन सब को प्लस के फॉर्म में रहना ज्यादा पसंद है। लेकिन कॉपर, अगर कॉपर निकालता तो क्या बन जाता, CuSO4 + H2, यहां पे 0, यहां पे +2। क्या कॉपर 0 से +2 में रहना पसंद करता है? नहीं, वो +2 से 0 में रहना पसंद करता है। तो इसी वजह से ये रिएक्शन यहां पे मेरे बच्चों नहीं हो पाती है। ठीक है, सिर्फ ये कॉपर किसके साथ रिएक्ट करता है बेटा, केवल ऑक्सीकरण कारकों के साथ, कुछ ऐसे अम्ल जिनके अंदर ऑक्सीकरण नेचर हो, ऑक्सीडाइजिंग नेचर हो, जैसे HNO3 एंड हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। लेकिन 3D के बाकी के जो एलिमेंट हैं, बाकी के जो तत्व हैं 3D के, वो क्या करते हैं, वो डाइल्यूट एसिड से H2 को बाहर निकाल सकते हैं। क्या जिंक निकाल सकता है H2 बाहर? निकाल सकता है। क्या आयरन निकाल सकता है? निकाल सकता है। क्या वेनेडियम निकाल सकता है? निकाल सकता है। क्या स्कैंडियम निकाल सकता है? निकाल सकता है। सिर्फ कौन नहीं निकाल पाएगा, डाइल्यूट यानी कि तनु अम्ल से, तनु अम्ल से कौन H2 नहीं निकाल पाएगा, कॉपर नहीं निकाल पाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए अब बात करते हैं बेटा, यहां पे ऑर्डर ऑफ E0 ऑफ M2+ से M3+। ध्यान से सुनो, हम यहां पे किसका E0, हम किसका विभव पढ़ रहे हैं, M2+ से 3+, यानी कि यहां पे जो विभव पढ़ रहे हैं ये ऑक्सीकरण विभव है, ऑक्सीकरण विभव है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग नहीं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ठीक है, याद रखना। अब सुनो, इसका M2+ से 3+ का जो ऑर्डर है वो सबसे कम किसका होता है, कोबाल्ट का, फिर मैग्नीज का, फिर आयरन का, फिर वेनेडियम, फिर टाइटेनियम, फिर क्रोमियम का होता है। और बेटा याद रखना, कोबाल्ट, मैग्नीज और आयरन, इनका जो ये ऑर्डर है, मतलब +2 से +3 में जाने का जो पोटेंशियल है वो निगेटिव में होता है। यानी कि ये +2 से +3 में जाना नहीं पसंद करते हैं, लेकिन इनका क्या होता है मेरे बच्चे, पॉजिटिव में होता है। यानी कि वेनेडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, देखो वेनेडियम +2 में है, टाइटेनियम +2 में है, या क्रोमियम +2 में है, तो ये +3 में जाना ये लोग बहुत ही खुशी से क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। क्यों एक्सेप्ट करेंगे भैया, क्योंकि इनका जो विभव है, इनका जो पोटेंशियल है वो क्या है, पॉजिटिव। जिसका पोटेंशियल पॉजिटिव होता है वो अपने आप उस फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, तो ये जाना पसंद करेगा, ये जाना पसंद करेगा, ये जाना पसंद करेगा। यानी कि एक बात समझो, वेनेडियम +3 और +2 में किसके अंदर स्थायित्व ज्यादा होगी, +3 के अंदर। टाइटेनियम +3 और +2 में किसके अंदर स्थायित्व ज्यादा होगी, +3 में। ठीक है, अब सुनो, जैसे जैसे हम इस तरफ जा रहे हैं मेरे बच्चे, ठीक है, जैसे जैसे हम लोग इस तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, SOP, ये ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल है क्योंकि +2 से +3 में है, तो जैसे जैसे इधर जा रहे हैं SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑक्सीकरण विभव, स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है। लेकिन SOP बढ़ेगा तो SRP कम हो रहा होगा। बेटा ऑक्सीडाइजिंग पावर इधर से इधर जाने में क्या हो रहा है, सुनो, इधर से इधर जब जा रहे हो, इधर से इधर जब जा रहे हो तो +2 वाला क्या कोशिश कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के +3 बनना। इधर से इधर जाने में +3 बनने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, और अगर +2 से +3 बनना है तो अपना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। अगर अपना इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो किसी को दोगे तो उसका अपचयन यानी कि रिडक्शन कराओगे, तो इधर से इधर जाने में रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि अपचयन कारक बनने की संभावना बढ़ रही है। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग पावर की जो संभावना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो संभावना है वो कम हो रही है। तो इधर से इधर जाओगे तो वो क्या कराना पसंद करेगा, अपचयन कराना पसंद करेगा। इसी वजह से रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है। और स्टेबिलिटी ऑफ M3+ इन वाटर भी क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि M3+ का स्थायित्व इधर से इधर जाते हैं तो क्या होता है, बढ़ता है मेरे बच्चों। ठीक है, चलो जैसे देखो क्रोमियम 2+, 2H+, ये बन जाता है क्रोमियम 3+, और हाइड्रोजन गैस को ये क्या कर देता है, बाहर निकाल जाता है। ठीक है, अब चलिए एक चीज मैं यहां पे दिखाता हूं, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट E0 M3+ से M2+, और ये क्वेश्चन पूछा गया जेईई मेंस से। अभी मैंने एक चीज पढ़ाया वो जेईई मेंस में पूछा गया। अब जेईई मेंस में अगर ये पूछा गया तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ये इस साल नीट 2022, ठीक है, या CUET 2022,
इन दोनों में किसी के अंदर ये क्वेश्चन, ये सवाल पूछा जा सकता है मेरे बच्चों। तो अपनी कमर कस के रखिए, अपने आप को तैयार रखिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो पूछा गया, ध्यान से सुनो, कि M3+ से M2+ के लिए E0 सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा। अरे यार ये क्या पूछ लिया। अबे इधर देखो, इधर जो ऑर्डर लिखा है वो क्या लिखा है, M2+ से M3+ बनने का। इधर जो ऑर्डर लिखा है यानी कि यहां पे ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल लिखा है, और ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका है, क्रोमियम का। यानी कि जिसका ये वाला E0 सबसे ज्यादा होगा, उसका ये वाला E0 सबसे कम होगा, और जिसका ये वाला E0 सबसे कम होगा, उसका ये वाला E0 सबसे ज्यादा होगा। तो +2 से +3 में जाने का E0 सबसे कम किसका, कोबाल्ट। यानी कि +3 से +2 में आने का किसका सबसे ज्यादा, कोबाल्ट। तो क्या आंसर हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे शेरों, चलिए जेईई मेंस का है, इंपॉर्टेंट है। चलो अब बात करते हैं बेटा पोटेशियम परमैंगनेट या KMnO4 के बारे में। ठीक है, देखो KMnO4 को किस किस तरीकों से प्रिपेयर किया जाता है। हम मैग्नीज ऑक्साइड लेते हैं MnO2। MnO2 का एक नाम याद रखो, इसको पायरोलुसाइट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, पूछ सकता है क्वेश्चन। MnO2 को किस नाम से जाना जाता है, पायरोलुसाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक बात देखो कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं। पहले पायरोलुसाइट को KOH और O2 के साथ ट्रीट करते हैं, ये बन जाता है K2MnO4। बेटा K2MnO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेशियम मैग्नेट बोलते हैं, पर मैग्नेट नहीं, पोटेशियम मैग्नेट बोला जाता है। K2MnO4 और H2O। अगली बार बेटा K2MnO4 को हम किसके एसिडिक मीडियम में ट्रीट करते हैं, ये क्या बन जाता है, MnO4-। देखो ध्यान से सुनो, K2MnO4 में MnO4 2- होता है, और KMnO4 में ये MnO4- होता है। इसे बोलते हैं परमैंगनेट आयन बोलते हैं। ठीक है, यहां पे ये बेटा इसकी ऑक्सीकरण अवस्था मैग्नीज की कितनी होती है, +7 होती है, और MnO4 2- में +6 होती है। तो जब MnO4 2- होगा तो इसको बोलते हैं मैंगनेट आयन, और जब ये MnO4- होगा तो इसको बोलते हैं हम लोग परमैंगनेट आयन। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अच्छा एक और चीज देखते हैं। ठीक है बेटा, क्या होता है, इन द लेबोरेटरी अ मैग्नीज सॉल्ट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय परऑक्सो डाइसल्फेट। ठीक है, आपको याद होगा मैंने परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बताया था आपको, एक ये वाला कंपाउंड। ठीक है, इधर ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, जो सॉरी ये तो ओलियम बता दिया, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन में एक सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसके आयन से, मतलब वो तो एसिड बताया था, दोनों H+ निकाल दो, उसके आयन से जब किसी मैग्नीज 2 सॉल्ट को, मतलब जहां पे मैग्नीज +2 में है, उसको ट्रीट किया जाता है वाटर के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होता है, MnO4- प्राप्त होता है, यानी कि परमैंगनेट आयन प्राप्त होता है, और SO4 2- और 16H+ प्राप्त होता है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो डार्क पर्पल कलर का, यानी कि बहुत ही गाढ़ा पर्पल कलर, ठीक है, बैगनी बोलते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, यानी कि लगभग इतना पर्पल हो जाता है कि काला दिखने लगता है, क्रिस्टल बनाता है, विच आर आइसो स्ट्रक्चरल दोज ऑफ KClO4। KClO4 का जो हुलिया होता है उसी की तरह हुलिया किसका होता है बेटा, KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट का होता है। ठीक है, ये सॉल्ट बहुत ज्यादा जल के अंदर घुलनशील नहीं होती है। देखो बेटा जो KMnO4 होता है ना, KMnO4 कभी कभी डिस्प्रोपोर्शनेट भी करता है। अब जानते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट किसे कहते हैं। यहाँ पे देखो Mn पे +7 है, ये K2MnO4 यानी कि +6 में और +4, जैसे कि इसको डिस्प्रोपोर्शनेट तो नहीं बोलेंगे, ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये इसमें इसका रिडक्शन ही हो रहा है। ठीक है, सॉरी इसको डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं बोलेंगे। ठीक है, 2 KMnO4 है, यहाँ पे किसमें है, +7 में है। कभी कभी ये टूट जाता है बच्चों, अगर इसको हिट करोगे, अगर तोड़ने की कोशिश करोगे तो KMnO4 टूट जाता है किसमें, K2MnO4। K2MnO4 जानते हो ना, K2MnO4 यानी 2- यानी कि मैंगनेट, और किसमें, MnO2 में टूट जाता है मेरे बच्चे। ठीक है, याद रखा, इट हैज 2 फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंसिडरेबल इंटरेस्ट, इज इंटेंस कलर एंड इट्स वीक टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म। अब ये क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखो बेटा क्या होता है,
कि KMnO4 जो होता है, KMnO4 को गर्म करोगे तो ये क्या हो जाता है, K2MnO4 बना लेता है। यानी कि अगर किसी पर मैग्नेट को आप गर्म कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या बना लेता है, मैग्नेट बना लेता है। अच्छा, इसका कलर जो होता है, याद रखिएगा मेरे बच्चे, जो पर मैग्नेट होता है वो पर्पल कलर का होता है। टेम्परेचर जब बढ़ाओगे, ठीक है, तो वो पर्पल से किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नेट में। मैग्नेट येलो कलर का होता है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जब पर मैग्नेट को मेरे बच्चे हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं पर मैग्नेट को, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नेट में। और पर मैग्नेट पर्पल कलर का होता है और मैग्नेट किस कलर का होता है, येलो कलर का। और दूसरी चीज क्या होती है मेरे बच्चे, एक बात याद रखिएगा, प्लीज याद रखिएगा, कि जो हमारा मैग्नेट होता है, ठीक है, मतलब जो मैग्नेट होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है, लेकिन जो पर मैग्नेट होता है वो डायामैग्नेटिक होता है। यानी कि जो मैग्नेट होता है मेरे बच्चे ये अनुचुंबकीय होता है, और जो पर मैग्नेट होता है मेरे बच्चे वो प्रतिचुंबकीय होता है, यानी कि डायामैग्नेटिक होता है। देखो, ये पर मैग्नेट था, उसको हीट किए, पर मैग्नेट था किस कलर का, पर्पल कलर का, और कैसा, प्रतिचुंबकीय, डायामैग्नेटिक। इसको हीट किए, ये मैग्नेट बन गया, यानी कि अब येलो कलर का हो गया, और प्रतिचुंबक, अनुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक। तो इनका क्या होता है, टेम्परेचर को बढ़ाने घटाने से क्या होता है ना, इनका मैग्नेटिक व्यवहार यानी कि चुंबकीय व्यवहार और इनका रंग दोनों चेंज होते रहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए एक और चीज आपको बता दे रहा हूं। आप ये लोग जानते हैं कि KMnO4 जो होता है यह एक ऑक्सीकरण कारक होता है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अच्छा, अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा मेरे बच्चे, तो वो क्या करता होगा, वो किसी से इलेक्ट्रॉन खींचता होगा, और जब किसी से इलेक्ट्रॉन खींचता होगा तो खुद ले लेता होगा, और खुद लेता होगा तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कम हो जाती होगी। तो देखो ये कैसे ऑक्सीडाइज करता है। KMnO4 में मुख्य रूप से ऑक्सीडाइज या ऑक्सीकरण कौन कराता है, MnO4 माइनस कराता है। तो MnO4 को बेटा जब अम्लीय, क्या कहते हैं उसको, अम्लीय एटमॉस्फेयर में यानी कि अम्लीय पर्यावरण में रखा जाता है, मतलब एसिड में उसको रखा जाता है, तो MnO4 किस में कन्वर्ट हो जाता है, Mn+2 में। MnO4 में मैंगनीज पे कितना है, +6, तो जब अम्लीय विलयन में इसको रखा जाता है तो MnO4 +6 से +2 में कन्वर्ट हो जाता है। जब न्यूट्रल या मतलब उदासीन, जब कोई मतलब ना एसिड ना बेस, या वीकली बेसिक यानी कि कम क्षारीय में रखा जाता है, तो MnO4 माइनस से MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है। MnO4 माइनस में +6 होता है, MnO2 में कितना होता है, +4 होता है। और जब एल्कलाइन मीडियम में रखा जाता है मेरे बच्चे, तो इसमें कितना है, +7, ये क्या है, पर मैग्नेट, ये उसमें से किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नेट में, यानी कि +6 में कन्वर्ट हो जाता है। एसिड में जब रखोगे, एसिड में जब अम्ल में रखोगे तो +6 से +2, बेटा न्यूट्रल या उदासीन रखोगे तो +6 से +4, ठीक है, और बेसिक या क्षारीय में रखोगे तो सॉरी +6 नहीं मेरे बच्चों, +7। MnO4 में तो +7 होता है, और जब बेसिक में रखोगे तो +7 से +6 में कन्वर्ट हो जाता है। बस यही याद रखना, करेगा ये दूसरे को ऑक्सीडाइज। जैसे अगर I- है तो I2 भी बना सकता है। बस ये याद रखना कि मैग्नीज के साथ खुद क्या होगा, अगर अम्ल है तो MnO4 माइनस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर न्यूट्रल है तो MnO4 माइनस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, MnO2 यानी +4 में। अगर क्षार है तो MnO4 माइनस से MnO4 यानी मैग्नेट में परिवर्तित हो जाएगा। पहला है देखो, एसिडिक सॉल्यूशन में आयोडीन I- हम ले लिए, ठीक है, हमने क्या लिया, 10I-, इसको MnO4 के साथ किया। अब I- माइनस है, -1 है, अब ये क्या करेगा, इसका ऑक्सीकरण इससे -1 निकाल लेगा, इलेक्ट्रॉन इससे निकाल के इसको I2 बनाई देगा। देखो I- में -1 है, I2 में 0 है, लेकिन चूंकि एसिडिक मीडियम में हो रहा है, 16H+ है, तो खुद किस में परिवर्तित हो जाएगा, Mn2+ में। अगला देखो, Fe2+ आयन ग्रीन इज कन्वर्टेड टू Fe2+ येलो, आयरन है Fe2+ में, MnO4 है और साथ में अम्ल मौजूद है, तो क्या करता है, अम्ल में खुद MnO4 Mn2 में कन्वर्ट हुआ, और Fe2+ जो किस कलर का होता है, ग्रीन, हरे कलर का होता है, उसको ऑक्सीकरण करके +3 में भेज दिया। अब वो किस कलर का हो गया, येलो कलर का हो गया, ठीक है। जैसे कुछ और है, देखो, ऑक्सिलेट आयन और ऑक्जेलिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड एट 333 केल्विन। ऑक्सिलेट आयन ले लो MnO4, लेकिन एसिड है,
यानी कि MnO4 खुद Mn2 प्लस में और C2O4 2- यानी ऑक्सिलेट को वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या कर देगा, ऑक्सीकरण करके उसको तोड़ देगा। हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज इनटू सल्फर बीइंग प्रेसिपिटेटेड। देखो H2S लेते हैं, H2S में क्या मौजूद है, H2-, वहां पे सल्फर के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2, MnO4 एसिड लिए हैं मेरे बच्चे, एसिड लिए हैं यानी कि MnO4 खुद तो Mn2 प्लस में चला जाएगा और H2-, यहां पे इसके ऊपर -2 है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन खींच के इसका ऑक्सीकरण करके इसको सल्फर बना देगा और सल्फर नीचे क्या बना लेगा, प्रेसिपिटेट बना लेगा, नीचे जमा हो जाएगा। ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड और सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू ए सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड। देखो SO3 2- किसको कहते हैं, जैसे मान लो H2SO3 है, इसको सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं, इसको MnO4 एसिड तो मौजूद है तो MnO4 Mn2 में और SO4 से SO3 2- यानी कि सल्फ्यूरस से ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा मेरे बच्चे, H2SO4 यानी कि SO4 2- में कन्वर्ट कर देगा। नाइट्राइड माने NO2- को MnO4 या 6H+ एसिड की प्रेजेंस में ऑक्सीकरण करेगा, NO2- को ऑक्सीडाइज करके NO3- यानी कि नाइट्रेट बना देगा। इन न्यूट्रल या फ्रेंडली अल्कलाइन सॉल्यूशन, मतलब उदासीन में क्या करता है, जैसे देखो यहां पे तुमने I- लिया, बेटा याद रखना, ये चीज याद रखना है, I- को ये I2 बनाता है अम्लीय विलयन में यानी कि एसिडिक कंडीशन में, और I- को ये IO3- बना देता है किसमें, न्यूट्रल या उदासीन मीडियम में। ठीक है, जैसे MnO4- लिए, H2O वाटर, यानी कि वाटर यहां पे क्या दर्शा रहा है कि न्यूट्रल है मामला, ना एसिड ना ज्यादा बेसिक, और I- दिया है। अब ये क्या किया, यहां पे अगर यही I- एसिड होता तो I2 बना देता, लेकिन यहां पे वाटर है तो इसको IO3 में कन्वर्ट कर देता। IO3 में इसका ऑक्सीकरण स्टेट कितना होता है मेरे बच्चे, +5, यानी कि -1 से ये किसमें इसको कन्वर्ट कर दिया, +5 में। थायोसल्फेट को किसमें देखो थायोसल्फेट इज ऑक्सीडाइज ऑलमोस्ट क्वांटिटेटिवली टू सल्फेट। थायोसल्फेट होता है क्वांटिटेटिवली का मतलब उसके जितना क्वांटिटी उसको पूरी तरीके से क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज। H2O3 2- यह थायोसल्फेट है, इसको SO4 2- में कन्वर्ट कर देगा। खुद याद रखना न्यूट्रल मीडियम है तो Mn+7 से किसमें चला जाएगा बेटा, MnO2 यानी कि +4 में चला जाता है। ठीक है, और मैग्नीज सॉल्ट जैसे है, मान लो मैग्नीज 2+, इसको किसमें कर देता, +4 में कर देता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को बस याद रखनी है। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए अब बात करते हैं लेंथेनॉइड्स की एंड एक्टिनॉइड्स की। किसकी बात करते हैं, लेंथेनॉइड, यानी कि अब हम लोग किसमें आ गए हैं, F ब्लॉक में। इसके बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, एक बात बस बता देता हूं कि 2 होते हैं, एक होता है 4F जो होता है मेरे बच्चे वो याद रखना 6th पीरियड का होता है। जैसे वहां पे जो पीरियड होता था उसमें से एक घटा देते थे तो 3 सीरीज आती थी, यानी कि 4th पीरियड 3D सीरीज। यहां पे जो पीरियड होगा उसमें से 2 घटा दोगे तो सीरीज आएगी, यानी कि 6th अगर पीरियड है तो 4F सीरीज, 7th पीरियड है मेरे बच्चे तो 5F सीरीज। तो 2 सीरीज होती है, एक 4F सीरीज है जिसको लेंथेनॉइड्स बोलते हैं, एक 5F सीरीज है जिसे एक्टिनाइड्स बोलते हैं। एक बात और याद रखना, ये दोनों के दोनों बेटा जो ग्रुप 3 होता है ना, ग्रुप 3 में ही इनकी जगह होती है, लेकिन जगह बन नहीं पाती है तो नीचे लटकाया जाता है। तो ये दोनों वर्ग तीसरे वर्ग के मेंबर्स माने जाते हैं मेरे साहब। ठीक है, इनका आम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-2F 1 से लेके 14, N-1D 0 से लेके 1 और NS2 इनका होता है। ठीक है, इसमें बस हम एक चीज पढ़ेंगे बच्चों, इनमें से कुछ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो क्योंकि नीट में डायरेक्ट उस पे सवाल पूछा गया है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए, इसको मैं अब आगे ले चल के आपको समझाता हूं। तो मैंने आपको बोला कि इसके अंदर आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना है। ठीक है, क्वेश्चंस उठाए जाते हैं सीधे सीधे नीट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। देखिए बेटा, ये है आपका 4F, यानी कि जिसे हम लेंथेनॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, ये शुरू कहां से होता है, सीरियम से शुरू होता है। ठीक है, और 71 यानी ल्यूटीशियम तक जाता है। मैंने पीरियोडिक प्रॉपर्टी या आवर्त सारणी में आपको बताया था। बेटा याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीरियम में 4F1 5D1 6H2 होता है, यानी कि लेंथेनम में 5D1 6H2 होता है। उसके बाद जस्ट इसी में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना 4F में, लेकिन उसके बाद के जितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, यानी कि इससे 59 से PR से
6s2 5d1 4f1 के बजाय आप d का एक इलेक्ट्रॉन और एक जो 58 से 59 पे एक एक्स्ट्रा आ रहा है, दोनों को 4f में कर दीजिएगा, ये 4f3 6s2 हो जाएगा। और फिर जाके अगला बदलाव कब आएगा बेटा, यूरोपियम में जब 4f7 6s2 हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, f में कुल 14 आ सकते हैं, 7 आ गए हैं, यानी कि आधा भर चुका है। तो अगला जब आना होता है तो 4f8 गैडोलीनियम, बहुत बार पूछता है मेरे बच्चे गैडोलीनियम, तो होता क्या है गैडोलीनियम में, 4f8 होने की बजाय अगला 5d1 में डाल दिया जाता है। लेकिन क्यों, क्योंकि 4f7 जो है वो आधा पूरा हाफ फिल्ड होता है, वो ज्यादा उसके अंदर स्थायित्व होता है। ठीक है, गैडोलीनियम का आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए, याद रखिएगा मेरे बच्चे। सीरियम का भी आप लोग याद रखिएगा। अब अगला देखिए क्या है मेरे बच्चे, अगला है कि उसके बाद जब आएगा, देखो यहां तक क्या हुआ, 4f7 5d1 6s2 कर दिया गया, हाफ था तो उसको पूरा रखने के लिए हाफ ही रहे, एक डी में डाल दिया गया। लेकिन अगला जब डालोगे तो 5d1 4f8 मत करना, अगले में क्या करोगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक जो नया आ रहा है दोनों को लेके डाल देना 4f में, यानी कि 4f9 6s2 हो जाएगा। एक बार फिर यही मामला होता है मेरे बच्चे, 4f14 6s2 जैसे होता है मेरे शेरों, उसके बाद अगला जब आप डालना होगा इलेक्ट्रॉन तो 14 हो चुका है, अब इससे ज्यादा तो आएगा नहीं, तो 5d में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो ल्यूटीशियम, गैडोलीनियम, ठीक है, और सीरियम, इनका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रखना है मेरे बच्चों, याद रखना है। आगे बात करते हैं एक्टिनाइट सीरीज की, यानी कि 4f हो गया, यानी कि अब 5f की। अच्छा 5f किस पीरियड में होगा, किस आवर्त में होगा, तो 5 + 2 7th पीरियड में होगा। और कोई पूछे किस ग्रुप में होगा, बेटा ये सब के सब थर्ड ग्रुप के मेंबर्स हैं। ठीक है, थर्ड ग्रुप। ठीक है, इसमें आप थोरियम का याद रखिएगा बेटा, थोरियम के अंदर 7s2 6d2 होता है, लेकिन इसके m+3 में क्या होता है, 5f में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, उसके बाद प्रोटैक्टिनियम में क्या होता है मेरे बच्चे, 6d1 5f2 हो जाता है। ठीक है, 6d2 से सीधे 5f2 होता है। बेटा ये एनसीईआरटी में इसका वर्णन है, बाकी कोई फर्जी टीचर फर्जी किताब कुछ भी कहे, लेकिन आपको थोरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही याद रखना जो एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, उसका 5s2 61, यहां तक बेटा क्या होता है मेरे बच्चे, 6d1 5f4। याद रखना प्लूटोनियम का क्या हो जाता है मेरे बच्चे, यहां से 57s2 और 5f6 हो जाता है। तो प्लूटोनियम का यहां पे आपको याद रखना है, थोरियम का आपको यहां पे याद रखना है बेटे, और क्यूरियम का भी याद रखना है, क्योंकि 5f में बढ़ते बढ़ते एक बार फिर से d में भराता है, क्योंकि 5f7 के बाद हम कोशिश करते हैं क्या हो जाए कि हाफ फील्ड ही रहे, और उसके बाद लास्ट में लॉरेंशियम में 6d में फिर से एक इलेक्ट्रॉन वापस आके लौटता है। तो थोरियम याद रखिएगा मेरे बच्चों, प्लूटोनियम याद रखिएगा, क्यूरियम याद रखिएगा, और लॉरेंशियम याद रखिएगा। बस इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखिए, इससे ज्यादा एफ ब्लॉक में उन बच्चों को पढ़ने की जरूरत नहीं है जो लास्ट समय में तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बेटा बहुत सारी चीजें आप छोड़ देंगे। ठीक है, तो इतना ही रहेगा, आप लोग इसको करिए, डीपीपी लगाइए, क्वेश्चन लगाइए। जो क्वेश्चंस इसके अलावा के हैं आप उसे याद कर सकते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं पूरी सच्चाई बोलूंगा, मैं बाकी की तरह नहीं कि 6-6 घंटे लाइव ही चला लूं, 8 घंटे लाइव ही चला दूं और आपको सेल्फ स्टडी का टाइम ना मिले। सेल्फ स्टडी नहीं, कोई मतलब नहीं, तो सेल्फ स्टडी करिए, थोड़ा सा यहां से देखिए, उसके बाद आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। चलिए बेटा, मिलते हैं अगले क्लास में, मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।